कि आप करप्शन के बारे में और एंटी करप्शन ब्यूरो में कितना जानते हैं और आपको कितना जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी यूटी में एक ही महकमा है जो एक्सक्लूसिवली इस करप्शन के लिए है। करप्शन के इंसदाद के लिए सिर्फ एक ही महकमा ये है, बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो बाकी काम के साथ ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक्सक्लूसिव यही जॉब है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे सुनूं, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा सा तारुफ मैं दूं। करप्शन क्या है? जैसे वीडियो साहब ने कहा कि जनरली हमारा करप्शन का आ जाता है कि किसी ने किसी काम के एवज में रुपया 10 10,000 रुपया 20,000 रुपया लाख मांगा तो दूसरे ने दे दिया, हम इसको कहते हैं करप्शन। एक्चुअल करप्शन टर्म की अगर हम उर्दू ही करेंगे, बदनवानी है, रिश्वत सतानी है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो अगर कानूनी हिसाब से हम देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो है एब्यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट गेन्स। मतलब बीडीओ साहब को, डीएसपी साहब को, तहसीलदार साहब को पब्लिक पावर दिया गया है, गवर्नमेंट ने उसको पावर्स दिए हैं, ये पब्लिक के मफाद के बजाय ये अपने प्राइवेट जाती मफाद के लिए यूज कर रहे हैं इन पावर्स को। अब करप्शन के जो असरात हैं ये आम आदमी नहीं समझ पाता है। इसके इतने मुज़िर असरात हैं सोसाइटी पे, इनफरादी तौर और मुल्क की सतह पे। मतलब वो कहते हैं ना कि जो तरक्की का जो वो व्हील होता है उसमें कोई चीज हम डाल दें तो व्हील ही रुक जाता है। ये करप्शन वही चीज है जो हम इस तरक्की के जो व्हील है इसमें हम डाल दें तो वो तरक्की ही रुक जाती है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें तारुफ दूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है। इत्फाकन यहाँ पर 3 किस्म की ऑडियंस है। एक वो सरकारी मुलाजिम है जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं सरकारी ओहदों पर, दूसरे हमारे प्यारे बच्चे हैं जो बैठने वाले हैं आइंदा 5-6 सालों के बाद, और तीसरी वो नुमाइंदे हैं जिनको ये सारा झेलना पड़ता है, जो पब्लिक की नुमाइंदों के तौर पर यहाँ पर इस वक्त हमारे सामने है। रिश्वत का अगर हम कहेंगे कि रुपया 10,000 किसने मांगा, दूसरे मुलाजिम ने ले लिया, जनरली हम कहेंगे कि इसके जेब से निकला मेरे जेब में आ गया, मुल्क को इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहां ही रहा ना, मुल्क से बाहर तो पैसा नहीं गया। रिश्वत एक के जेब से निकला तो दूसरे के जेब में चला गया, बजाहिर तो इससे कोई मतलब मुल्क को तो कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन मुल्क को कहां पर परेशानी होती है, कहां पर मुल्क की तरक्की में ये रुकावट हायल हो जाती है। जो करप्शन हम देते हैं ना, जो रिश्वत जो हम देते हैं, ये जो हमारे प्रोजेक्ट से ना वो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? से कोई काम यहां पर हो रहा है रुपया 1 करोड़ का, इसमें रुपया 20 लाख रिश्वत में चला जाता है। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये 80 लाख का ही था ना प्रोजेक्ट, क्योंकि 20 लाख कोई जेब से तो नहीं देगा ना। ये 20 लाख किस पे चढ़ा? इसी प्रोजेक्ट पे चढ़ा। जो आपके इलाके में रुपया करोड़ खर्च हुआ, इसमें से एक्चुअली ये 80 लाख में ही ये प्रोजेक्ट हो जाता है। 20 लाख जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया, इस 20 लाख में गवर्नमेंट कोई और काम कर सकता था, है कि नहीं? दूसरा, इससे एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी एक खड़ी हो जाती है। मैं बीच बीच में आपको बोल रहा हूं, नहीं तो ये बड़ा टॉपिक है जिसमें काफी टाइम लगेगा। अंडरग्राउंड इकोनॉमी कैसे हो जाती है? इसमें एक इकोनॉमिक इक्वालिटी हो जाती है, गरीब से गरीब तर हो जाता है, अमीर से अमीर तर हो जाता है, क्योंकि ये रिश्वत का पैसा ये कुछ मखसूस पॉकेट्स में जाता है। अब जिस शख्स ने ये रिश्वत का पैसा ले लिया, ये तो यहाँ पे हम छोटे रिश्वत की बात करें, लेकिन रिश्वत तो करोड़ों में होता है, लाखों में होता है। ऊपर जब प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं, वो लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं उनको पता है कितना ऊपर देना पड़ता है। वो पैसा अब वो ब्लैक में तो इस तरह नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि अब व्हाइट में डालना है, क्योंकि अब बैंकिंग सिस्टम आ गया है। लेकिन व्हाइट में डालेंगे तो फिर उसको पूछा जाएगा कि 20 लाख कहां से आ गया आपके अकाउंट में, क्योंकि अब एक मखसूस अमाउंट 10 लाख का आपकी इसमें आता है, उसमें तो फिर एजेंसीज लगती हैं पीछे, ये 10 लाख कहां से आ गया। इसको तो इन्वेस्ट कहीं उस जगह पे करना है जहां पे ये सरकार की नजरों से ओझल रहे। अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग पैडलिंग, हम तो पकड़ते हैं ड्रग पैडलर को। किसी ने रुपया 10,000 20,000 में कोई काम किया, यहां से ड्रग का एक पैकेट पहुंचा दिया किसी दूसरे मुकाम पे, लेकिन असल में ये एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी चलती है। चलाने वाले कुछ और लोग होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। ये इसलिए चलता है क्योंकि वो व्हाइट में वो काम नहीं कर सकता। व्हाइट में उसको पूछा जाएगा कि 1 करोड़ आपने कहां से लाया, ये 20 लाख आपने कहां से, 30 लाख आपने कहां से लाए। इलीगल आर्म्स का ट्रेड, ये सारा इसी ब्लैक मनी से हो जाता है। ये आता कहां से है? मोस्टली ये करप्शन से ही आता है।
अब ये ब्लैक और व्हाइट की हम बात करते हैं, अगर आप बच्चों में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या कॉमर्स पढ़ी हो, आप समझ जाएंगे वो ब्लैक और व्हाइट से क्या फर्क पड़ता है सरकार को। मैं सरकार का मुलाजिम, मैं सरकार की तरफ से बात इस वक्त कर रहा हूं। फर्क यह पड़ता है कि जो डेवलपमेंट किसी भी इलाके की, किसी मुल्क की डेवलपमेंट होती है वो बजट पे होती है। आप सुनते हो हर साल बजट बनता है, चाहे असेंबलीज में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, मुल्क की तरक्की के लिए या रियासत की तरक्की के लिए बजट बनता है। और आपने सुना होगा वो 5 ईयर प्लान बनते हैं, 5 साल मंसूबा बनते हैं ना तरक्की के लिए। वो किस बेस पर बनते हैं? उसके सिर्फ 2 ही है, एक रेवेन्यू, दूसरा एक्सपेंडिचर। एक साइड से देखते हैं कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। अगर हमें यहां पर डिमांड है, तारकपुरा एरिया से हमें 10 करोड़ की डिमांड है, वो देखना है कि हमें रेवेन्यू है। क्योंकि ऐसा मत है कि कोई चेक लिख देगा तो ऐसे 10 करोड़ आएगा। ये मुल्क में 10 करोड़ होने चाहिए ना। ये रेवेन्यू कहां से आता है? ये रेवेन्यू जो व्हाइट में जो पैसा आता है वो रेवेन्यू होता है। जो ब्लैक में जो अंडरग्राउंड चला जाता है वो सरकार के पास नहीं होता है। वो पैसा डेवलपमेंट में नहीं लगेगा। डेवलपमेंट में वही पैसा लगेगा, बजट में वही पैसा आएगा जो आप व्हाइट में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के जरिए आप डालते हो, जो आप टैक्स देते हो। अंडरग्राउंड इकोनॉमी का पैसा उन लोगों के पास जाता है जो ये गलत काम करते हैं, उनके पास ही रहता है। उसका फायदा मुआशरे को नहीं होता है, मुल्क को नहीं होता है, स्टेट्स को नहीं होता है। दूसरा इसमें हो जाता है जो सोसाइटी के लेवल पर नेपोटिज्म आ जाता है इसकी वजह से, जिस पर वीडियो साहब ने भी कहा। नेपोटिज्म हो गया कि अपना सोचना, अपने रिश्तेदारों का सोचना, अपने यारों दोस्तों का सोचना, माशरे का इन टोटलिटी नहीं सोचना है। रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट में हमें 100 बच्चे मुलाजिम लगाने हैं। जरूरी नहीं है कि मैं रिश्वत ले लूं। मैं अपने रिश्तेदार, अपने जो मैं वाकिफ लोग हैं उनके बच्चे ले लूं। बजाय तो मैंने नहीं लिया ना, पैसा तो नहीं लिया मैंने। जो हम रिश्वत कहते हैं कि एक हाथ से लेना तो दूसरे हाथ से देना, वो तो मैंने नहीं किया। लेकिन नेपोटिज्म की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गई। जो डिजर्विंग जो बच्चे थे उनको नहीं मिला, जो उनका हक था उनको नहीं मिला। ये करप्शन की मतलब मैं मोटी मोटी बता रहा हूं कि क्या इसकी पेरिल्स है, क्या खतरात इसकी क्या है। अब सबसे अहम मुद्दा यह है कि करप्शन खत्म कैसे किया जाए। क्योंकि हर कोई बोलता है, अभी वीडियो साहब ने भी कहा, रियाज साहब ने कहा, ताजा साहब ने भी कहा, ये जब हम देखेंगे मजहबी तौर देखेंगे, दीनी तौर देखेंगे, ये गुनाह है। कहा गया है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। कानूनी तौर भी है और इखलाकी तौर भी। हमें हर एक इंसान को लगता है कि मैं क्यों मांगू, जिस तरह मैं हूं, जिस तरह ये बंदा भी है, मैं इससे क्यों ₹10 मांगू। लेकिन फिर भी चलता है, फिर भी यह रिश्वत रुकता नहीं है। किसी भी दफ्तर में कोई फाइल रिश्वत के बगैर आगे नहीं बढ़ती है। ये सभी लोग जानकर भी कि ये गुनाह भी है और जुर्म भी है। अब दूसरा करप्शन इसमें होता है जिसमें देने वाला भी खुश होता है और लेने वाला भी खुश। जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर पैसा देता है, परसेंटेज लगी हुई है इनकी। अब वो क्यों करेगा मेरे पास कंप्लेंट कि मुझे, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुझे रुपया 10,000 मांगता है, क्योंकि वो तो 10,000 के बजाय 20,000 का फायदा लेता है। नेचुरली उस सूरत में हमें एंटी करप्शन ब्यूरो के पास तो देने वाला आएगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ने का वो मौका मिलेगा नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक प्रोविजन एक है, मैं बच्चों को ज्यादातर बोलना चाहता हूं, एक प्रोविजन एक है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का। यानी कोई मुलाजिम है आपकी नजर में, क्योंकि अगर कोई अब शिकायत नहीं करता है, देने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है, लेकिन पैसा जाएगा कहां? आखिर उसको कहीं इन्वेस्ट तो करना है ना। अगर किसी ने रुपया करोड़ कमाया, करेगा क्या? जमीन है, खरीदेगा, मकान बनाएगा, गाड़ियां लेगा, किसी दूसरे वो मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह कहीं न कहीं तो वो इन्वेस्ट करेगा। मतलब घर में तो नहीं रखेगा, लेकिन मत आए, इसको तो कहीं इन्वेस्ट तो करना है ना। जब वो आपको पता चलता है कि नहीं ये एक मुलाजिम है, इसको 10 साल हो गए मुलाजमत करते हुए, जब ये मुलाजिम था तब उसको सिर्फ ₹10 लाख की ये औकात थी, एसेट्स था, जायदाद था। आज 10 साल के बाद उसको 10 करोड़ की हो गई, 5 करोड़ की हो गई। ये कैसे हो गया? क्योंकि तनख्वाह तो वो हार्डली 50 लाख लेगा ना 10 साल में। दैट मीन्स कि कहीं से पैसा आया है जिसके जरिए इसने ये बनाया हुआ है। यह चीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं इन्हीं मीडियम्स के जरिए, जो मैंने कहा, ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, या चाहे तो फिजिकली भी आ सकते हैं हमारे पास। और इसमें क्या अच्छी मतलब बात है इस चीज में उसी मुलाजिम को, उसी ऑफिसर को प्रूव करना है कि मैंने ये पैसा कहां से लाया।
ये हमें नहीं करना है प्रूव, ये आपको कंप्लेंट करने वाले को प्रूव नहीं करना है। ये उसी को हम बताते हैं कि भाई आपके पास ये मकान है 80 लाख का, ये 20 लाख की गाड़ी है, ये यहाँ पर आपने जमीन इतना खरीदा हुआ है, यहाँ आपने स्टॉक एक्सचेंज में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर ये रुपया 4 करोड़ आता है, हमें आप बताइए, तनख्वाह तो आपने 50 लाख लिया है, ये 4 करोड़ कहां से आया है? ये हमें नहीं प्रूव करना है, उसी को प्रूव करना है। यानी इसको कहते हैं कि ही फेल्स सुच फेल का साथ का प्रूव कर दिस मतलब वो फेल होता है कि आपने पिक्यूनरी रिसोर्सेज जिसकी है वो कहां से इसने लाई। और इस तरह हम जो ये करप्शन का ये जो तरीका है जिसमें देने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है, इस करप्ट ऑफिसर पर भी हम नकील कर सकते हैं। बाकी जो खुरुद बुरुद, बदयांती, जो एम्बेजमेंट, मिसऑपरेशन, फेक अपॉइंटमेंट जो आप आम सुनते हैं, वो तो वैसे भी हम करते हैं। वो क्राइम ब्रांच भी कर सकता है, वो लोकल पुलिस भी कर सकता है। लेकिन ये दो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रैप सबसे इफेक्टिव ये है, इसका असर होता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, बंदा वहीं पर सस्पेंड होकर अरेस्ट होकर चला जाता है। दूसरा, जहां पर ये शिकायत नहीं मिलती है वहां पर हम उसकी जायदाद देख, आप दाई बाई आप देखते होंगे कि किसने मकान बनाया, किसने कितनी जमीन खरीदी है, किसने एसेट्स कितना, जायदाद कितना बनाया, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, फोन के जरिए, मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए जरूरी है कि जो आप लोग हैं एज आम शाही, आप होशियार हो, आपको यह पता हो कि एंटी करप्शन ब्यूरो ये कर सकती है। यहां आने का मुद्दा वो मकसद ही है, मैं आपको ये बताऊं कि हम रंगे हाथों भी पकड़ते हैं, और जहां पे हमें देने वाला पकड़वाना नहीं चाहता है, उस सूरत में हम उसकी जायदाद को का मुहासबा करके उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आपका ताउन जरूरी है, क्योंकि कोई भी एजेंसी हर जगह हर वक्त नहीं पहुंच सकती है। जितनी सिटीजनरी एजुकेटेड होगी, चालाक होगी, होशियार होगी, उतना इसका फायदा आएगा। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो, अगर मैं एंटी करप्शन ब्यूरो का एक अफसर, अगर मैं एक लेजी अफसर भी हूं ना, अगर मैं लेजी अफसर हूं, आप चाहे आप मुझसे ये मेरे से ना लेजीनेस दूर कर सकते हैं, आप मुझे ऑन टोज रख सकते हैं। क्योंकि जब आप मेरे पास आएंगे कि मुझे ये फलानी मिस्टर ए रुपया 10,000 मांगता है, मैं थोड़ी कह सकता हूं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, एसपी आपसे रिश्वत नहीं मांग रहा हूं डायरेक्टली। लेकिन मैंने एक बंदा रखा है जो आप में से ही है, वो मेरी तरफ से आपके साथ बात करता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस पेडलर, यानी इसको मेरे साथ इन्फ्लुएंस है, ये इस इन्फ्लुएंस का यूज वहां पे करता है। बहस सोसाइटी हमें अपने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। फिर हम कहीं जाकर कोई जो सरकारी इदारा है उसको कह सकते हैं कि भाई आपने इस फ्रंट पर क्या काम किया। इसी तरह प्रेस जो है, प्रेस को बड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस रिश्वत के मामले में। रेस्पॉन्सिबल प्रेस क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल प्रेस, अब मुझे नहीं पता यहां पर कोई मीडिया से है, रेस्पॉन्सिबल प्रेस का यह होता है कि अगर कोई समाजी बुराई है, कोई बिदअत ऐसा है, कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई न्यूज ऐसी आती है ऐसे ही हम उसको आगे जाके फिर अपलोड करके या बाकी जराए नशर करते हैं। पहले देखना चाहिए कि अगर हम ये नशर करें, इससे समाज पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। किसी वक्त कोई नहीं, मतलब घर में भी होता है, हम घर में कोई ऐसा मसला होता है, हम कहते हैं कि आज ये मसला, लेकिन अगर ये बाहर जाएगा तो घर की बदनामी हो जाएगी। इसी तरह रेस्पॉन्सिबल प्रेस का यह है कि कोई खबर है जिसको न फैलाने से ही फायदा है समाज को, नंबर कमाने के बजाय। नहीं तो हम यहां से अभी न्यूज आई नहीं तो हम पहुंचा देते हैं उस जगह पे, नहीं पहले मेरी न्यूज होनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। लेकिन रेस्पॉन्सिबल प्रेस वो होता है जो पहले देखे कि यह न्यूज फैलाने से मेरे समाज पर बुरा असर पड़ता है या सही असर पड़ता है। और लास्ट में आता है फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, यानी जब ये सब करने के बावजूद, मतलब पेरेंट्स भी अपना काम करते हैं, सिटीजनरी जो होती है, जो आप पीआरआई, जो आप नुमाइंदे हैं, चाहे पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, जो आप चूंकि आप इस वक्त ग्रास रूट लेवल पर, तो आपकी ही डेमोक्रेसी जमहूरियत तो इतनी ही है हमारी स्टेट में, तो इस वक्त यूटी में तो अभी है नहीं वो असेंबली, आप ही नुमाइंदे हैं, आपको ही सोसाइटी के नुमाइंदे की हैसियत से इस पर काम करना पड़ेगा।